केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान, मूंग सहित खरीफ की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। गुड़गांव में 5,452 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी। बीएसएनएल को 4G, 5G स्पेक्ट्रम आवंटन को भी किया गया मंजूर। 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के बीएसएनएल के तीसरे रिवाइवल पैकेज को भी मंजूरी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ पहलवान की बैठक रही सकारात्मक। 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल करने पर बनी सहमति। फिलहाल नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने किया भव्य स्वागत। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया माल्यार्पण। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया टिफिन बैठक का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त और कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी संजीव जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या। मुख्तार अंसारी का था करीबी। वकील की ड्रेस में आया हमलावर गिरफ्तार। G20 देशों के बीच गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी जोर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय गेंदबाजों को मिली शुरुआती सफलता। दोनों सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को किया आउट। लंच के बाद मोहम्मद शामी ने झटका तीसरा विकेट। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर पर पहलवानों की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक शामिल रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 15 जून तक आरोपों की जांच पूरी कर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। तब तक खिलाड़ी 15 जून तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव करा लिया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 6 घंटे तक तमाम विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। बातचीत बेहद सार्थक और सकारात्मक रही। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहलवानों से सभी विषयों पर गंभीरता से बातचीत की है। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-2024 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह कदम किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.4% की वृद्धि की गई है। मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर और उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपए बढ़ाकर 2023-2024 के दौरान 2,183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को और द्वारका एक्सप्रेसवे तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। पूरी तरह से एलिवेटेड इस प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन, स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अनुमान है कि अगले 4 से 5 वर्षों में 1200 जहाजों के ऑर्डर भारत की कंपनियां देंगी। कई एयरलाइंस की बड़े ऑर्डर, विश्व में एक नया इतिहास रचने वाला एयर इंडिया 470 प्लेन्स का ऑर्डर, $70 बिलियन का मात्र शुरुआत है और पिछले अनुमान लगा रहे हैं अनेक एजेंसी के अगले 4-5 वर्षों में 1200 से 1400 अतिरिक्त प्लेन्स की ऑर्डर भारतीय कंपनियों के द्वारा रखी जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना यानी उड़ान योजना के तहत आज देश में कुल 74 एयरपोर्ट बने हैं। इस योजना के तहत 1,16,00,000 यात्रियों ने सफर किया है। उड़े देश की आम नागरिक योजना जो प्रधानमंत्री जी की
बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है और एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके आधार पर आम जन को ये सुविधा उपलब्ध हुई है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत। इस योजना के तहत आज 74 एयरपोर्ट बने हैं, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम मिलाकर। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ 16 लाख यात्रियों ने नागर विमानन से सफ़र किया है, जो शायद अपने ज़िंदगी में ये कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो फ्लाइट से सफ़र कर पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना महामारी के समय वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागर विमानन क्षेत्र ने करीब 1000 टन दवाई भिजवाई। पिछले 2-3 वर्षों में जब पूरे विश्व में एक बहुत कठिन वातावरण तैनात हुआ कोविड महामारी के तहत, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत करीब नागर विमानन क्षेत्र ने 1000 टन मेडिकल इक्विपमेंट और करीब 3 लाख फ्लाइट्स के आधार पर 3.5 करोड़ यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के इस्पात उद्योग ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है और अब 2018 में जापान को पछाड़कर दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। स्टील सेक्टर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो देश 2013-2014 तक स्टील के शुद्ध आयातक के रूप में जाना जाता था, वो अब स्टील उत्पादन के आधार पर निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की इस्पात उत्पादन क्षमता भी 2013-2014 के 109 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 160 मिलियन टन हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 160 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। वर्षों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस्पात के क्षेत्र में आज आ चुका है, जहां देश विश्व स्तर पर 5वें स्थान या 4थे स्थान पे था इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुका है और उसी के साथ साथ जापान को हमने 2018 में तीसरे स्थान पे रख दिया था और हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। स्पॉन्ज आयन के सबसे ज़्यादा बड़े उत्पादक के रूप में भी हम लोग उभरे हैं। भारत में एक वातावरण निर्मित थी जहां हम लोग 2013-14 तक भी एक नेट इंपोर्टर स्टील के होते थे। आज हम लोग हमारे उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व में एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 के बीच के कालखंड में दिन प्रतिदिन देश में नए घोटाले सामने आए, जिससे भारत न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर कमजोर प्रतीत होता रहा। और जो माहौल बना देश में, उसमें देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और सशक्त सरकार 2014 में दी। 9 साल में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। भारत के प्रति किसी भी विदेशी ताकत की जीरो टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया है। भारत अब दुनिया में पिछले 9 साल में एग्रीकल्चर पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग देशों में जो है सूचीबद्ध हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी जो दृष्टिकोण कृषि के क्षेत्र की तरफ देखने का था, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखने का था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन हुआ करते थे, खाद्यान्न की कमी वाले देश हुआ करते थे, अतः हमने हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में देखा था। हमने प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टि दी, किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े और लाभ केंद्रित खेती किस तरह से हो, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 9 साल में काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न ही क्षेत्र के आधार पर, बगैर किसी भेदभाव के लोगों के विकास के लिए काम किया। देश के प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया गया है। देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल
16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब तक घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 9 सालों में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है और इसका परिणाम आज देश और दुनिया स्वीकार कर रही है। यदि किसी एक सरकार ने कृषि क्षेत्र को हॉलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए काम किया है, उसकी सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए काम किया है, तो वो माननीय मोदी जी की सरकार है। भ्रष्टाचार पर जिस तरह से प्रहार किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के विरुद्ध चलने वाली किसी भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस मूल मंत्र के साथ में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, भारत के हितों को के साथ कहीं समझौता न करेंगे, इस तरह के निर्णय जिस तरह से किए गए, आज उसका प्रभाव है कि भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। भारत के गरीबों को यह लगने लगा है कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करने वाली सरकार है, हमारे लिए सोचने वाली सरकार है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार है। आज देश का गरीब एक नए उत्साह के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई शक्ति के साथ में, एक नए आत्मविश्वास में के साथ में देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पारदर्शिता के साथ काम होता है। मैंने तो पिछली सरकार के अंतर के बारे में बोला। पहले तो करप्ट नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस एज फार एज ऑक्शन इज कंसर्न, वेयर वी ऑक्शन द कोल, एंड एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, फॉर देम आल्सो वी हैव कंपेल्ड टू wait for the auction only, that is to in a transparent auction. There is no where there should not be any human interference. ऐसे कुछ व्यवस्था हमने जो जारी की है, उसके कारण एक तो करप्शन खत्म हो गया है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, as far as mining is concerned, 260 mines have been auctioned so far. Even some of them are deep-seated minerals also. Precious mineral like gold also we have auctioned. These are all the things, and as far as coal is concerned, from 572 to almost 900 million ton. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 भी जारी किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 के अवसर पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दिल्ली ने दूसरा और चंडीगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। छोटे राज्यों की सूची में गोवा को पहला स्थान मिला, जबकि मणिपुर को दूसरा और सिक्किम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों की सूची में केरल को पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि पंजाब को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जिलों के बीच चलाई गई ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता को भी आयोजित किया गया था, जिसके विजेताओं को यहां सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने FSSAI की जमकर तारीफ की और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति भी उन्हें एहसास करवाया। आप देश के हेल्थ के गेटकीपर है, देश के स्वास्थ्य के गेटकीपर है। आप क्या मानक तय कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, आप कौन सी हाइजेनिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्वालिटी का फूड देश के नागरिकों को मिल रहा है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये तय करने की जिम्मेवारी जब आपकी है, तब दोस्तों चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि स्वस्थ भोजन का एक मॉडल तैयार किया जा सके। एक बेंचमार्क करना है कि भाई फूड स्ट्रीट कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें मिलनी चाहिए, उसको हाइजेनिक दृष्टि से क्या ख्याल रखना चाहिए, वहां जो बना रहे हैं कुकिंग करने वाले को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो पिरोसते हैं उसको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो लोग बैठते हैं, यहां से कोई खाने के लिए जाएंगे फूड स्ट्रीट में,
बैठते हैं उसको भी क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, एक एक स्टैंडर्ड के रूप में लोग देखे और ऊपर लिखा हो फूड स्ट्रीट। गौरतलब है कि बच्चों के बीच में बढ़ती जंक फूड की आदतों के मद्देनजर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय FSSAI के जरिए खाद्य उत्पादों का मानकीकरण करने पर विशेष बल देता है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कोर्ट परिसर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव की हत्या करने वाले अपराधी वकील के भेष में कोर्ट परिसर में घुसे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संजीव को मौत के घाट उतार दिया। इस गोलीकांड में 2 सिपाही लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार भी घायल हुए हैं। गोली लगने से एक बच्ची के भी घायल होने की खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि गोलीकांड को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी घटना पर लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम लखनऊ सिविल कोर्ट में साक्ष्य इकट्ठा करने पहुंच चुकी है। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा मुख्तार अंसारी गैंग के लिए काम करता था। उस पर कृष्णानंद राय और भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के भी आरोप थे। लखनऊ सिविल कोर्ट फायरिंग की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया है, जिसमें ADG टेक्निकल मोहित अग्रवाल, ज्वाइंट CP नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के IG प्रवीण कुमार शामिल है। कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। एक का प्रकाश अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, हम अस्पताल के से बात नहीं हो पाएगी। घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी अपराधी हत्या करेगा तो वो बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ेगी और कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। और बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। पार्टी के नेता देश भर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में टिफिन बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपना टिफिन लेकर नोएडा के सेक्टर 51 स्थित LPS स्कूल पहुंचे। बैठक में पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौजूदा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा 200 से अधिक आम नागरिक भी मौजूद थे। बैठक के बाद अपने घर से लाए टिफिन खोलकर सभी ने एक साथ भोजन किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। टिफिन बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उनसे बात किया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। सन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने संगठनिक ढांचे के साथ यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी शामिल हुए। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए और जो मीटिंग के बाद आप देखें कि मीटिंग के बाद यहाँ पर टिफिन आप देखें कि टिफिन बैठक हुई थी और लोग टिफिन कर रहे हैं। बड़े नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, सब इस टिफिन में साथ साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। और इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात हुई
कि 2024 को लेकर के क्या रणनीति अपनाई जाएगी, खासकर नोएडा जिले के अंदर। यहाँ तमाम तरह के कार्यकर्ता आए और हम अब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक में किन बातों पर मेन फोकस था। आज तो हमारे अध्यक्ष जी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सद्भावना की तहत कि आपस में मिल बैठ के हम लोग आपसी, आज ये पारिवारिक बैठक थी कार्यकर्ताओं की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। जो भी कार्य हमारे 9 साल में मोदी जी ने किए हैं या सरकार ने किए हैं, उन्हें सभी तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे संगठन का जो एक वैचारिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये भावना लाना कि हमें अपने अहम को समाप्त करके आम जनता के बीच में जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि खाना खाने के साथ साथ अपनी बातों को लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इस परंपरा को हम बढ़ावा दें और बढ़ावा देते हुए हम अपने देश को मजबूत बनाएं। देखा कि किस तरीके से ये जो मीटिंग हुई है, बिल्कुल सांगठनिक मीटिंग के साथ साथ पारिवारिक मीटिंग थी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपनी जो बातें हैं वो बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचाई, भाजपा जो अध्यक्ष है उन तक पहुंचाई और कार्यकर्ताओं की बातों को सुना उन्होंने और जो समस्याएं थी उनको पदाधिकारियों की ओर से हर संभव सहायता करने की आश्वासन दिया गया। कैमरामैन जगपाल के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची। सर्बिया पहुंचने पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने उनका भव्य स्वागत किया। हिंदी समाचारों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। किसानों के लिए खुश